हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर विल बी। एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन है, तो हमें इन एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे। मींस ये एलिमेंट्स कौन से पीरियड के हैं, कौन से ग्रुप के हैं। तो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज हम इन एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें कार्बन 14th ग्रुप का है और नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है। और 14th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन होता है और 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो अरेंज हो गए कार्बन और नाइट्रोजन। देन फास्फोरस एंड सल्फर। तो फास्फोरस और सल्फर दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। एंड फास्फोरस 15th ग्रुप का सेकेंड मेंबर है, दैट मीन्स नाइट्रोजन के नीचे आएगा। फिर सल्फर, अब सल्फर 16th ग्रुप का सेकेंड मेंबर है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है। क्लियर? तो हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद हम एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताएंगे। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स मिक्स्ड फॉर्म में दिए गए, मीन्स अलग अलग पीरियड के और अलग अलग ग्रुप के। तो उस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लॉजिकली। ठीक है, तो लॉजिक लगाएंगे कि कौन से एलिमेंट की एटॉमिक साइज सबसे कम होनी चाहिए और कौन से एलिमेंट की एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होनी चाहिए इन गिवन एलिमेंट्स में। क्लियर? तो देखो हमें पता है कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इट मींस कार्बन से छोटा होगा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस से छोटा होगा सल्फर। ये हम ग्रुप बना सकते हैं। दैट इज कार्बन विल बी बिगर, नाइट्रोजन विल बी स्मॉलर। एंड इन केस ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, फास्फोरस विल बी बिगर एंड सल्फर विल बी स्मॉलर, क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है। तो साइज डिक्रीज, सॉरी यहाँ पे साइज डिक्रीज, दैट मींस नाइट्रोजन छोटा होगा, कार्बन बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है। मींस बॉटम वाले एलिमेंट्स की साइज ज्यादा होगी, मींस फास्फोरस और सल्फर की साइज ज्यादा होगी कार्बन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ओके, तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन का एक पेयर बना और इनसे इनकी साइज ज्यादा होगी, फास्फोरस और सल्फर। ओके, एंड हमें ये पता है ये पैटर्न। चलिए, तो इसकी वजह से बताओ कि कौन से एलिमेंट की साइज सबसे कम होनी चाहिए और कौन से एलिमेंट की साइज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो ग्रुप है वो इन ग्रुप में एलिमेंट्स की साइज कम और इस ग्रुप में एलिमेंट की साइज ज्यादा, ये ग्रुप वाइज हमने कंपेयर कर लिया। फिर हम इन दोनों में देखो, इन दोनों में साइज किसकी कम होगी, नाइट्रोजन की। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन की सबसे कम साइज होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की सबसे कम साइज कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड में। तो नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, कार्बन। नाइट्रोजन के बाद कार्बन, दोनों ऑप्शन में अभी डिसाइड नहीं किए। फिर इसके बाद देखो फास्फोरस और सल्फर में सल्फर छोटा, फास्फोरस बड़ा। तो वहां पर है ये सल्फर छोटा, फास्फोरस बड़ा, तो ये होगा अपना ऑप्शन। तो हम आराम से ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, बना के देखो। The ionic radii of M3 minus, O2 minus, F minus are respectively given by in angstrom. तो हमें इस क्वेश्चन में इन आयंस की रेडियस बतानी है और ऑप्शंस में कुछ वैल्यूज गिवन है एंगस्ट्रॉम में। तो हमें डायरेक्टली वैल्यू तो पता नहीं है, इन आयंस की रेडियस की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हम कंपेयर तो कर सकते हैं ना कि कौन सा आयन छोटा होना चाहिए, कौन सा आयन बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
तो लॉजिक लगा के हम पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो जब कभी भी आयंस की साइज कंपेयर करने बोले तो सबसे पहले चेक करो कि वो आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं कि आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। एक दिया हुआ है N3 माइनस, दूसरा है O2 माइनस, फिर F माइनस। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन के न्यूट्रल एटम में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस है, दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 7 में तो क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है, 2 ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 माइनस है तो 9 प्लस 1 दैट मींस 10। तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, इट मींस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज को कंपेयर करने के लिए हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ठीक है, फिर जिस स्पीशीज का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। तो एटॉमिक नंबर और साइज में कैसा रिलेशन हुआ इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, मींस एटॉमिक नंबर ज्यादा साइज कम, एटॉमिक नंबर कम साइज ज्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे फॉर, ध्यान रखना ये स्पेसिफिकली किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज size is inversely proportional to atomic number. ओके, चलिए तो देखो एटॉमिक नंबर N3 माइनस में नाइट्रोजन का सबसे कम है, इट मींस इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसके साइज की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। देन F का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसकी साइज सबसे कम होनी चाहिए, मींस फर्स्ट वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे बिगर होनी चाहिए, और लास्ट वैल्यू सबसे स्मॉलर होनी चाहिए। तो हमें ऑप्शन में चेक करना है, वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम दी हो और लास्ट वैल्यू मिनिमम दी हो। तो ऐसा कौन सा है, इसमें 1.3 कम है, ज्यादा है, कम, ज्यादा, ज्यादा, कम, फिर कम। ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम है और लास्ट वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। समझ गए, तो इस तरीके से बनाना होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, द ऑर्डर ऑफ साइज इज, तो इसमें भी हमें साइज ऑर्डर बताना है और ऑप्शंस में दिख रहा है कि सब के सब आयंस हैं। आयंस हम चेक करते हैं कि वो आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो कौन से आयंस दिए हुए हैं, क्लोराइड आयन दिया हुआ है, सल्फाइड आयन दिया हुआ है, और ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन। ओके, तो देखो क्लोराइड और सल्फाइड आयन क्लोरीन और सल्फर एटम के आयन है, और एंड क्लोरीन और सल्फर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, एंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, मींस ये अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में काफी ज्यादा अंतर होगा, दैट मींस ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं हो सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। तब हम कैसे करेंगे, तो हमें इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना होगा, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, देन क्लोरीन और सल्फर, क्लोरीन यहाँ आएगा और सल्फर यहाँ आएगा। ओके, तो देखो ये बॉटम के एलिमेंट्स हैं और ये टॉप के एलिमेंट हैं, तो इनकी साइज कम, इनकी साइज ज्यादा। ठीक है, इनकी साइज ज्यादा है। ओके, अब इन दोनों में
सल्फर में -2 चार्ज है और क्लोरीन पे -1 चार्ज है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। फिर इन दोनों में ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पे -1, इसकी साइज ज्यादा, इसकी साइज कम। तो अल्टीमेटली सल्फाइड की साइज सबसे ज्यादा और क्लोराइड की सबसे कम। तो कहाँ है वो ऑप्शन? सल्फाइड में सबसे ज्यादा, ये और ये। फिर क्लोराइड की सबसे कम, ये और ये। अच्छा, ये दोनों सेम हो गए। फिर बचता है Cl- और O2-। तो ये तो ज्यादा साइज के हैं और ये कम, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक, क्लोराइड का ज्यादा क्योंकि नीचे आ रहा है और ऑक्सीजन का कम क्योंकि ऊपर है वो। तो ऑक्सीजन कम, क्लोरीन ज्यादा। समझ में? तो आइसोलेटरली नहीं होता तो फिर हम इसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके थोड़ा सा लॉजिक में काम होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। बाकी ऐसा मतलब घुमाव फिराव टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से हैंडल हो जाए उस टाइप के आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, चलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि क्वेश्चंस समझने लायक आते हैं, हम उसको आसानी से प्रेडिक्ट कर सकें। क्लियर? नोट कर लो इसको भी। ओके, अब डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट में I डॉट ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखो, हम आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं किसी एलिमेंट की, दैट इज IE ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसको समझते हैं। तो देखो, कोई एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज ए। ओके, तो इस एलिमेंट का एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है। ठीक है, मीन्स एलिमेंट ए से एक एटम अलग करना है, आइसोलेट करना है और उसकी स्टेट होनी चाहिए गैसियस स्टेट। क्लियर है तक? तो उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है हमें एटम से। ठीक है, तो इसको रिमूव करना है, रिमूव आउट ऑफ द एटम। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो उसी मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये है कॉन्सेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, या फिर बोल सकते हो इनिशियल कॉन्सेप्ट इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर? एक बार वापस से देखो कि किसी एलिमेंट, लेट्स सपोज ए, उस एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मींस एटम से कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस मिनिमम एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, तो एलिमेंट ए है, उसका आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन, दैट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसमें से हमें उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उसके लिए एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मींस एनर्जी इज एब्सॉर्ब, मींस कैसा प्रोसेस हुआ? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो ये जो प्रोसेस है, मींस आयोनाइजेशन का प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है इस एटम के द्वारा।
तो जो मिनिमम एनर्जी देंगे उसे कहेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी, जिससे क्या होगा, ये एटम आयोनाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, A प्लस कैटायन इन गैसियस स्टेट और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ में आया था? ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट टाइम इस न्यूट्रल गैसियस एटम से उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो फर्स्ट टाइम बाहर निकाला ना, तो न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन में उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको सिंपली बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और मोर स्पेसिफिकली बोला जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस बाय डिफॉल्ट ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, जिसे आई डॉट ई 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज IE1, तो IE1 ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। क्लियर हुआ? तो यहां तक पूरा और भी डिस्कस करेंगे फिर हम, है ना? नोट कर लिए? चलिए, तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, मिनिमम energy required to remove most loosely bonded electron of outermost shell of an atom of an isolated gaseous atom। तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम मेंशन करना बहुत जरूरी है डेफिनेशन में, ठीक है? आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड मीन्स किससे बॉन्डेड, न्यूक्लियस से बॉन्डेड, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्डेड की जगह आप लोग बाउंडेड ले सकते हो, बाउंडेड बंधा हुआ, ठीक है। चलिए, एंड अगर हम IE1 की बात करें, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट लूजली bonded electron of an isolated gaseous atom। ओके, कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के पहले लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कहलाती है IE1। तो होपफुली आप लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी का इनिशियल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ये खत्म थोड़ी हुआ, जो स्टार्ट हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी का खूब सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, अब देखो, हमने मान लो एलिमेंट ए के गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहलाती है IE1, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ए, जिससे बनता है A प्लस गैसियस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? फिर देखो, इस पर्टिकुलर आयन में
अभी भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेट्स सपोज इस एटम में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ऐसा थोड़ी कि सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अभी भी तो उसमें इलेक्ट्रॉन बचे हुए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, और भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस A+ आयन से अब अगला लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अब हम जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे ना, तब उस एनर्जी को कहा जाएगा IE2। अब ये IE2 किसकी, तो IE2 ऑफ A, एलिमेंट A, और IE2 मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मीन्स अब सेकेंड टाइम उस एलिमेंट के आइसोलेट गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। ओके, तो जब हम इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, A2+ गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ में? फिर देखो, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर एनर्जी लगेगी, तो देखो A2+ G+, अब जो एनर्जी देंगे उसको क्या बोलेंगे, IE3, दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस थर्ड टाइम हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसेस एटम से। वैसे वो अलग बात है कि वो एटम नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, आयन बन चुका है, बट वो जो डिफाइन होगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो उस एलिमेंट की ही डिफाइन होगी। क्लियर? यहां पर IE3, जिससे क्या करेगा, A3+ G+ इलेक्ट्रॉन, तो ये है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? और ये तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट की है, IE1 ऑफ A, IE2 ऑफ A, IE3 ऑफ A, तो एक ही एलिमेंट की ये तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इन तीनों को एक साथ क्या बोला जा सकता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वैसे ही IE4 होगा, IE5 होगा, तो जो लाइन से कंटिन्यूअसली IE1, IE2, IE3, IE4 इस तरीके से होती है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, तो IE1, IE2, IE3 are considered as successive IEs, ionization energies, okay, of an element. क्लियर है? आता चलिए इतना नोट करो। यहां तक क्लियर हो सभी को? चलिए, एंड देखो यहां पे हम IE2 को क्या बोल सकते हैं, A+ की IE1 मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A+, ऐसा बोल सकते हैं। IE3 को क्या बोलेंगे बताओ, तो IE3 को बोलेंगे हम IE1 ऑफ A2+। ठीक है, मीन्स हम फर्स्ट टाइम जिस स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी उस स्पीसीज की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। जैसे हम इससे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो एनर्जी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन जब हम IE1, IE2, IE3 डिफाइन करते हैं वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफाइन करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो आगे हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, तो हम इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो जो मेन फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एटम के सेंटर में होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके चारों ओर वेरियस नंबर ऑफ शेल। ओके, तो लेट्स सपोज ये है आउटर मोस्ट शेल। दिख रहा है सभी को? ठीक है, और उस पे प्रेजेंट है कोई एक इलेक्ट्रॉन जो कि मोस्ट लूजली बॉन्डेड है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन को ये मान के चलते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन है जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हमें और उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगी? तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड है। जितना स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, उतनी ही ज्यादा ताकत लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इस बात को खुद सोचो ना कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खूब तरीके से मतलब बोल सकते हो लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इस पे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। और अगर डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना बाहर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, मींस ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं खींच रहा, मींस इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इट मींस इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो कुल मिला के इस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना आसान है कि डिफिकल्ट है, तो उसके बेसिस पर हम आईई को जज करेंगे, आईई कम होगी कि ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा तो आईई कम होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा तो आईई ज्यादा होगी, मींस आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। समझ गए? और इसको आसानी से बाहर निकालना, डिफिकल्टीज बाहर निकालना किस बात पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर हम बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से डिपेंड करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रॉन पे उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है पहला फैक्टर जिसपे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। समझ गए? चलिए यहां पर लिखो, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लूं। ओके, चलिए लिख लो इसको। चलिए हो गया ऐसे लिखा। तो फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसपे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो हम स्पेसिफिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट था न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब देखो सेकेंड फैक्टर एटॉमिक साइज। तो बहुत ही लॉजिकल चीजें अपने आप समझ में आती है सब कुछ। तो देखो एक एटम है, उसकी साइज इतनी है, ठीक है, और एक एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिवली चार्ज, और एक एटम है जिसकी साइज इतनी है और बीच में न्यूक्लियस, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है। आपको दिख रहा है सभी को? यहां पे लिखा है। अब बताओ कौन से केस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा और कौन से केस में रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा? सोचो इस चीज को। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर है, इट मींस इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा, और इस केस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, इट मींस इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। यहां पर आसान है इलेक्ट्रॉन को निकालना, इट मींस लो आईई। यहां पर डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इट मींस हाई आईई। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो अब साइज देखो, यहां पे साइज ज्यादा है, ठीक है, और यहां पे साइज कम है। तो देखो साइज और आईई में क्या रिलेशन है? साइज और आई, साइज ज्यादा आईई कम, साइज कम आईई ज्यादा। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। दैट मीन्स
ionization energy is inversely proportional to size of atom. साइज मीन्स एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हो, है ना। जब भी साइज की बात कर रहे हो मीन्स एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था सेकेंड फैक्टर। अब देखो नेक्स्ट, नंबर थर्ड, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। समझ चुके हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब? एक बार और रिवाइज कर लेते। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब कि न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर वेरियस शेल्स होते हैं, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लेट्स सपोज ये लास्ट शेल है, तो इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ना लगा पाए। किसके द्वारा? इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के द्वारा। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अंदर के इलेक्ट्रॉनों के कारण न्यूक्लियस उस बाहर के इलेक्ट्रॉन पर उतना फोर्स नहीं लगा पाता जितना उसको लगाना चाहिए, या फिर जितना वो लगा सकता है। तो उस पर्टिकुलर इफेक्ट को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर आता है? चलिए, तो ये बताओ, अंदर के शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर अंदर में जितने ज्यादा शेल होंगे उसमें उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज्यादा स्क्रीन करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होने से। ठीक है, तो इट मीन्स जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर में उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग पावर, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग पावर उतना बचा रहेगा ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने से। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा, इट मीन्स उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से देखो, अगर अंदर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी अच्छी तरीके से अट्रैक्टेड नहीं रह पाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से अट्रैक्टेड नहीं रह पाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इट इज हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लोअर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है आता? चलिए इसको लिख लेते हैं। हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लोअर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी एक फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, फिर देखो, अगर किसी एलिमेंट के एटम में दो शेल है और किसी एलिमेंट के एटम में चार शेल है। ओके, तो इस दो शेल वाले एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकंड शेल में होगा। तो उस सेकंड शेल के अंदर कितना शेल? एक शेल। तो एक शेल की स्क्रीनिंग लगेगी। फिर चार शेल वाले एटम के लास्ट शेल के अंदर कितने शेल होंगे? तीन शेल होंगे। तो उसमें तीन तीन शेलों की स्क्रीनिंग लगेगी। तो बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां पे ज्यादा होगा? यहां पे ज्यादा होगा जहां पे ज्यादा शेल है। और अगर स्क्रीनिंग यहां पे ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग अगर ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर शेल ज्यादा थे, इस वजह से स्क्रीनिंग ज्यादा थी। स्क्रीनिंग ज्यादा थी, इट मींस की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। यहाँ पे शेल कम है, तो शेल कम होने की वजह से स्क्रीनिंग कम है, स्क्रीनिंग कम इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। तो नंबर ऑफ शेल पे भी डिपेंड कर सकता है, या फिर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कैसे डिपेंड करेगा? देखो, नंबर 4 फैक्टर, नंबर ऑफ शेल। तो IE is inversely proportional to number of शेल। जितने ज्यादा शेल होंगे
उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी उतनी कम आईई होगी। दैट इज हायर द नंबर ऑफ शेल लोअर विल बी द आयनेशन एनर्जी। समझ गए? चलिए इतना नोट करो, फिर और भी डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए? अब देखो नेक्स्ट फैक्टर नंबर फिफ्थ है पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है इसको समझो। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जस्ट अपोजिट है शेडिंग इफेक्ट के, कि न्यूक्लियस कितना इफेक्टिवली किसी सबशेल या फिर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबशेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा उस सबशेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड रहेंगे और उस सबशेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। यहां तक क्लियर सभी को? तो फिर से समझो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि न्यूक्लियस किसी सबशेल या फिर ऑर्बिटल बोल लो, ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्सफुली खींच सकता है। तो जितना फोर्सफुली खींच सकेगा उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो penetration order of various ऑर्बिटल्स। तो जो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसमें होता है, जिससे कम किसमें होता है, उसकी ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है एस ऑर्बिटल में, क्योंकि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, प्रोवाइडेड हम बात कर रहे हैं एक ही शेल के, मींस एक ही शेल के वेरियस ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि फोर्थ शेल के एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, या फिर फिफ्थ शेल के एस पी डी एफ जी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो शेल सेम होना चाहिए। तो सेम शेल में प्रेजेंट वेरियस ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के कितने पास है, तो जितने पास होंगे उसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर शेल में एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, तो इस वजह से एस सबशेल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर अगला पी, फिर डी, फिर उसके बाद एफ। तो ये ऑर्डर होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, सॉरी पेनिट्रेशन ऑर्डर। यहां तक ये सभी को? चलिए तो यही ऑर्डर किसका होगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट का होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इज मैक्सिमम एंड of f orbital is minimum, means nucleus s orbital में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा फोर्सफुली खींचता है और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को सबसे लूजली खींचता है, ठीक है। तो इट मीन्स कौन से सबशेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, या फिर कौन से ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा, और कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा। तो खुद सोचो इस चीज को। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसका हो रहा है, एस ऑर्बिटल का हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस से, एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। समझ गया यहां तक? चलिए तो अगर हमें S और P दोनों में से किसी एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम किससे निकालेंगे, P से निकालेंगे, क्योंकि P में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे एज कंपेयर टू S ऑर्बिटल। क्लियर है यहां तक? जैसे समझो आप लोग कि जैसे मान लो 2s 1 है और 2p 1 है, सेम शेल है, सेम शेल के दो डिफरेंट ऑर्बिटल, तो दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो जिस सबशेल का पेनिट्रेशन कम होगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होगा,
तो सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो दोनों में से, दोनों सबशेल या दोनों ऑर्बिटल में से कौन से ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है, तो वो है p। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए, तो ये थे वेरियस फैक्टर्स जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से इफेक्ट करती है आयनाइजेशन एनर्जी को, उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी उसको नहीं समझ रहे हैं, अभी तो हम ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ आईई इन अ ग्रुप और पीरियड। फिर उसी में जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट किस पर, आयनाइजेशन एनर्जी पे। ओके, चलिए, तो देखो टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ आईई इन अ पीरियड और ग्रुप में भी देखेंगे और पीरियड में देखेंगे, एंड ग्रुप। ठीक है, अच्छा, एक और चीज देखो, अभी हमने डिस्कस किया, उसको भी डिस्कस करके थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ए में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Ie1 क्या बनेगा, A प्लस बनेगा। फिर A प्लस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो क्या बनेगा, Ie2, तो उससे बनेगा A2 प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर A2 प्लस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, Ie3, तो उसको क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा, A3 प्लस बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। याद रखिए। अब बताओ इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा, Ie1, Ie2 और I3, इनमें रिलेशन क्या होगा, मींस कौन सी वैल्यू ज्यादा कौन सी वैल्यू कम है। तो सोचो, इसमें भी कॉमन सेंस लगाना है। ये न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है Ie1। फिर देखो क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन मींस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो अगली आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इट मींस Ie2 की वैल्यू Ie1 से ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर? फिर देखो क्या बन गया, A डबल प्लस बन गया, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा तो रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगली बार जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। इट मींस Ie3 की वैल्यू Ie2 से ज्यादा होगी। मींस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक ही एलिमेंट की डिफरेंट Ies को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो Ie का ऑर्डर क्या होगा, Ie1, फिर उससे ज्यादा Ie2, फिर Ie2 से ज्यादा Ie3, लाइकवाइज आगे बढ़ता जाएगा। समझ गए? चलिए इसको भी नोट कर लो, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ Ie इन अ पीरियड और सॉरी एंड ग्रुप। ठीक है, चलिए नोट करो इसको।